Hello students. So today we uh, today we done the derivation of calculation of critical clearing angle and the critical clearing time. So in last classes we discuss about the stability, what is stability, and we have gone through the types of stability and swing equation. Next is your steady state stability criteria, and we are going through the study, and we are going to right now we are going to study the calculation of critical clearing angle. So how we can calculate this critical clearing angle, and how can we calculate the critical clearing time. So basically in last class वो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो उसमें मैंने एक इक्वल एरिया क्राइटेरिया का जो फिनोमेना है, जो टेक्निक है, उसको हमने समझा था कि कैसे हम लोग स्विंग इक्वेशन का यूज़ करके या स्विंग इक्वेशन को मॉडिफाइड करके वी कैन क्रिएट एंड वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल इक्वल एरिया क्राइटेरिया. सो उसमें हमने दो केस स्टडी करने हैं. एक केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी होता है जिसमें कि हम सडन चेंज ऑफ मैकेनिकल पावर करते हैं, यानी कि मैकेनिकल इनपुट जो है उसमें हम इनपुट को हम चेंज करें, ठीक है, या तो उसके अंदर मैकेनिकल इनपुट जो है उसका इंक्रीमेंट करें या मैकेनिकल इनपुट का डिक्रीमेंट करें. तो हमने केस 1 स्टडी किया था जिसमें कि हमने इक्वल एरिया क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करना सीखा था. सो हमने इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आया था फाइनली. जो हमारे पास इक्वल एरिया क्राइटेरिया का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी ए मल्टीप्लाइड बाय डी डेल्टा इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया. In that case only an area under the accelerating power and area under the accelerating power both are same or equal. So ठीक है. सो इसको हम कैसे सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने एक सिंपली पावर एंगल कर्व को हमने एज्यूम किया था वहाँ पर, ठीक है. हमने पावर एंगल कर्व जो है कंसीडर किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरह से जो मैकेनिकल पावर होती है और इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सलेशन पावर जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है या फिर इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है. अगर पी ए की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स एक्सलेशन एरिया ज़्यादा होगा. अगर वो पी ए की वैल्यू जो डिक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो ज़्यादा है. तो उस केस में हमारे पास जो भी हमारे पास डी एक्सलेटिंग एरिया होता है वो हमारे पास निकल के आता है. तो इस तरह से ये हमने केस स्टडी किया था, फर्स्ट केस स्टडी किया था. ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग स्विंग इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वल एरिया का भी यूज़ कर सकते हैं. स्विंग इक्वेशन का यूज़ हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती चली जाएंगी और उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. सो दैट्स वाई फॉर सिंप्लीफिकेशन वी मॉडिफाइड दिस इक्वेशन, ठीक है. हमने उस मॉडिफिकेशन किया है स्विंग इक्वेशन में, एंड फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद हमको इक्वल एरिया क्राइटेरिया का एक्सप्रेशन फाइंड आउट होता है, ठीक है. सो इसके नोट्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. हम लोग बस मैं आज की क्लास में उसका एक्सप्रेशन बताऊंगी कि कैसे हमने सारा डेरिवेशन परफॉर्म किया है. जो स्टेटमेंट्स, जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशंस हमने इस नोट्स में लिखे हुए हैं उनको हम समझने की आज कोशिश करेंगे. सो बेसिकली क्या होता है, ये क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम से क्या मतलब होता है. जैसे कि हमने बताया है कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो किस केस को या किस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड विद अ इनफाइनाइट बस. ओके. सो हमने एक सिस्टम लिया है, यानी सिंक्रोनस मशीन है, उसको हमने इनफाइनाइट बस से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है. अब उस कनेक्शन के बीच में वी हैव सेवरल अरेंजमेंट्स, ठीक है. जब भी हम किसी भी सिंक्रोनस मशीन को इनफाइनाइट बस से कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में और भी कई सारे पावर सिस्टम के एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स हुए, बस बार होता है, ठीक है, या और भी आइसोलेटर्स हुआ या CTPT, सब ये चीज़ें हमारे उसमें अरेंज होती हैं. दीज आर दी अरेंजमेंट ऑफ द पावर सिस्टम. सो बेसिकली क्रिटिकल क्लियरिंग और क्लियरिंग एंगल या फिर क्लियरिंग एंगल टाइम या क्लियरिंग टाइम जो होता है उससे लेना देना यही है सिंपली कि मैक्सिमम वो टाइम जिस पे कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर देना चाहिए टू रिमूव दैट पर्टिकुलर फॉल्ट, ठीक है. यानी कि मिनिमम
कितना टाइम या कितना ऑपरेटिंग टाइम जो होता है उस सर्किट ब्रेकर को रिक्वायर्ड होगा अपने सिस्टम से उस पर्टिकुलर सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। हमने प्रोटेक्शन सिस्टम और जो लास्ट हमारे सेमेस्टर क्लासेस में हमने प्रोटेक्शन सिस्टम में थोड़ा सा प्रोटेक्शन सिस्टम का पार्ट था सर्किट ब्रेकर को हमने स्टडी किया था। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, मैकेनिकल डिवाइस होती हैं जो कि एक तरह से डिस्कनेक्टर का काम करती है। बेसिकली कोई भी सिस्टम है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर बस बार है या कोई भी लाइन है उसके अंदर कोई फॉल्ट अगर होता है तो उस कंडीशन में हेल्दी सेक्शन को अनहेल्दी या फॉल्टी सेक्शन से आइसोलेट करने के लिए वी रिक्वायर अ सर्किट ब्रेकर। ओके, सो बेसिकली जो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है या क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल होता है उसका पूरा जो मोटिव होता है या जो बेस होता है वो सर्किट ब्रेकर के लिए होता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को जितना मिनिमम टाइम लगेगा फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए या फॉल्टी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए जितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है या जिस टाइम पे हमारे पास ट्रांजिएंट फॉल्ट अकर हुआ है यानी कि लार्ज टाइप का फॉल्ट अकर हुआ है उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर हमारा ऑपरेट होता है। तो उस क्रिटिकल टाइम को हम बोलते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में वो होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। क्योंकि जब हमने पूरा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया या स्टेबिलिटी स्टडी किया तो उसमें एक चीज़ हमको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए कि पावर और एंगल का बीच का रिलेशन ही हमने स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में स्टडी किया है, ठीक है। अगर आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो वेरी करता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सीलरेशन पावर पिक्चर में आता है और उसी के रेस्पेक्ट में हमारा डेल्टा एंगल जो है रोटर एंगल जो है वो भी क्या होता है चेंज होता है, ठीक है। तो इस पूरे स्टोरीज़ में या पूरा जो चैप्टर है उसमें हमने डेल्टा और पावर इन दोनों के बीच का ही रिलेशन स्टडी किया है। जितने भी स्टडीज़ किए हैं स्टडी स्टेट वाला किया हो या ट्रांजिएंट में भी हम जब कर रहे हैं तो उसमें भी हम पावर एंगल कर्व को ही लेके चलते हैं, ठीक है। स्विंग इक्वेशन जो कि पूरा सोल ऑफ द सिस्टम होता है इस पूरे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली इक्वेशन ही हमने कौन सी परफॉर्म करा था, स्विंग इक्वेशन का देखा था। तो स्विंग इक्वेशन को ही हमने मॉडिफाइड करके उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट करके आगे सब चीज़ों को उसी से रिलेट करके हमने ये स्टडी किया है। क्यों किया है, क्योंकि लोड एंगल वेरी करेगा, दैट मीन्स आपका लोड एंगल और जो सिस्टम की पावर है उसका बीच का एक्सप्रेशन से ही हमने निकाला था कि हमारा सिस्टम एक्सीलरेट करेगा यानी कि हमारा रोटर जो है वो एक्सीलरेशन में जाएगा या डीएक्सीलरेशन मोड में काम करता है। तो उसी के साथ साथ हमारा एंगल ऑफ दी रोटर एंगल बोल सकते हो या लोड एंगल बोल सकते हो वो भी क्या करता है चेंज करता है, ठीक है। तो वही रिलेशन बताता है बेसिकली। सो अब हमने क्या करना है कि क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का टाइम कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इसमें डायग्राम जो लिया है उस केस स्टडी में हमने फर्स्ट डायग्राम यही लिया है कि मैंने एक सिंपली एक जनरेटर है हमारे पास, ठीक है, जिसको कि हमने सपोज करो मैकेनिकल पावर PI दे रखा है। देखो डिफरेंट बुक्स में नोटेशन से अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी शॉफ्ट जैसे P शॉफ्ट होता है और P मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल पावर और शॉफ्ट पावर दोनों सेम होंगे। अगर मैंने रोटेशनल लॉसेस को कंसिडर नहीं किया है तो मैकेनिकल और सॉफ्ट पावर दोनों सेम होते हैं, बट अगर मैं रोटेशनल लॉसेस को कंसिडर करती हूँ तब हमारे पास मैकेनिकल और सॉफ्ट पावर की वैल्यूज़ डिफर करती हैं। सो PM को हम P शॉफ्ट भी लिख सकते हैं, PI मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो PI है वो किसको डिनोट करता है यहाँ पर मैकेनिकल पावर को या मैकेनिकल इनपुट को, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे मेरे पास स्टेप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। देन वी हैव अ बस बार, देन सर्किट ब्रेकर्स, और इस तरह से अरेंजमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये सिंगल मशीन सिस्टम है, सिंगल जनरेटर या सिंगल सिंक्रोनस मशीन सिस्टम होता है जिसमें कि हमने बताया कि एक सिंगल बस बार है और इसी के पैरेलल में दूसरा एक हमारे पास लाइन कनेक्टेड है जिसमें कि 2 सर्किट ब्रेकर्स मेरे कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे मान लीजिए सपोज मैंने किया है यहाँ पे एक फॉल्ट आया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेडियल लाइंस होती हैं, तो ये सेकंड लाइन सिस्टम था जिसमें कि मेरा फॉल्ट अकर हुआ है, ठीक है। तो अब इस फॉल्ट अकरेंस के लिए हमें क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालना है और क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल निकालना है। सो हम किस फिनोमेना का यूज़ करेंगे यहाँ पर, इक्वल एरिया क्राइटेरिया का हम लोग यूज़ करते हुए इन दोनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ फॉल्ट अकर्स इन अ सिस्टम डेल्टा बिगन्स टू चेंज या डेल्टा बिगन्स टू इंक्रीज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉजिटिव एरिया, द सिस्टम विल बी अनस्टेबल इफ डेल्टा बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, ठीक है।
जैसे ही कोई फॉल्ट अगर होगा तो क्या होगा, हमारा सबसे पहले डेल्टा चेंज होने लगता है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज़ होने लगती है। और अगर डेल्टा की वैल्यू जो है एक क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल से ज़्यादा एक्सीड करती है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल मोड में चला जाता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक पावर एंगल कर्व ड्रॉ कर रखा है। सिंपली हम इसी पावर एंगल कर्व को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पी जो मैकेनिकल इनपुट है उसको मैंने एक रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर मैंने उसकी कंसीडर करी कि यहाँ पे मैंने इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। पी और डेल्टा के बीच का मैंने कर्व ड्रॉ किया है, साइनोसोडल हाफ वेव साइनोसोडल कर्व बनता है, जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं ए बी सी और डी, ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, ये हमें विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ए जो है मेरा वो पॉइंट होता है जिसपे कि मेरा स्टेबिलिटी वाला फंक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि सिस्टम मेरा स्टेबल होता है। यानी इस ए पॉइंट पर मेरे पास जो भी मैकेनिकल पावर है और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो दोनों सेम होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वाला जो हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा था जिसमें हमने मैकेनिकल इनपुट को सडन इंक्रीमेंट किया था, जो फर्स्ट केस स्टडी था इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया का, उसमें हमने ये चीज़ देखा था। सो देखिए अब इसमें क्या होता है कि ए पॉइंट पे तो ये मतलब कि सिस्टम स्टेबल होता है, बट सिस्टम स्टेबल ए पॉइंट तक तो सिस्टम स्टेबल होता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी फॉल्ट अगर हुआ, सपोज हमारे लैंग्वेज हमने जो केस कंसीडर किया है उसमें हमारे पास सिस्टम में फॉल्ट अकरेंस हो रहा है, तो इस सिस्टम की फॉल्ट अकरेंस होने से क्या होगा, जो मेरा ए ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, बी पर चला जाएगा, ठीक है। सो A is the operating point where system is called to be is said to be stable when both the mechanical and electrical power are equal and the corresponding angle will be delta naught, ठीक है। सो जो भी मेरे पास एंगल होगा वो क्या होगा, डेल्टा नॉट होगा उस केस में। अब देखो इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है, ऑन ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट एफ द वी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, पी इंस्टेंट रिड्यूस टू 0, पी ई इज इक्वल टू 0, दैट इज द स्टेटिक पॉइंट या स्टेट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। अब ए मेरा स्टेबल पॉइंट था, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास फॉल्ट अकर होगा, ठीक है, मेरे पास जो है सिस्टम में फॉल्ट आ गया है, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ पे फॉल्ट आया है, दैट मीन्स यहाँ का जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ट्रांजिएंट फॉल्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स को ही कंसिडर करते हैं, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट्स वाई जो मेरा इलेक्ट्रिकल पावर होगा उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ फॉल्ट के बाद जो ए पॉइंट है वो शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाता है, बी पर चला जाता है। दैट मीन्स जो मेरा मैकेनिकल इनपुट है वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट पिक्चर में कौन सी पावर नेगलीफाई हो चुकी है, नेगलीफाई हो चुकी, इलेक्ट्रिकल पावर अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि फॉल्ट अकर हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, ए पॉइंट जो है, बिकॉज ए पॉइंट पे क्या होता है कि जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर है दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, स्टेबल ऑपरेशन हो रहा है, कोई फॉल्ट अकर नहीं था, बट आफ्टर द फॉल्ट अकरेंस ए पॉइंट जो होता है बी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्सेलेरेशन एरिया A1, ठीक है, स्टार्ट इंक्रीजिंग वाइल द स्टैटिक पॉइंट मूव फ्रॉम बी टू सी। क्योंकि अब क्या है हमारे पास पिक्चर में कौन सी पावर है, मैकेनिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो हमारे पास नलीफाई हो चुकी है, उसकी वैल्यू 0 है। तो एक्सेलेरेशन एरिया क्या होगा, मोटर का जो जनरेटर का जो रोटर होगा वो क्या करेगा, एक्सलेट होना पड़ लगेगा, क्योंकि उसको मैकेनिकल पावर मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरा एक्सेलेरेशन एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, बूस्टअप होने लगेगा, उस एरिया की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से मेरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बी जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट था वो अब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सी पे, ठीक है, बी से वो सी पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग देखो बी, ए से बी जब शिफ्टिंग हुई ऑपरेटिंग पॉइंट की, उस कंडीशन में मेरे पास जो इनिशियल डेल्टा था, इनिशियल टोटल एंगल था, लोड एंगल था, वो कितना था, डेल नॉट था। लेकिन जब वो बी से सी, जब एक्सेलेरेशन एरिया जो है वो इम्प्रूव हो रहा है या वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस केस में जो क्रिटिकल क्लियरिंग जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग, वो कौन सा एंगल होगा, डेल सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी जो है वो पॉइंट है, जब सी जो होता है वो पॉइंट है जिसपे कि मेरे पास फॉल्ट क्लियर होने वाली सिचुएशन यहाँ पर होती है, यानी कि इस पॉइंट पे जाकर के सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है। देखो ये वाला जो सिस्टम है, इसमें मैंने बताया है पावर एंगल कर्व में कि ए वो पॉइंट है जहाँ पर कि स्टेबल ऑपरेशन हो रहा है। आफ्टर ए के बाद हमारे पास फॉल्ट अकर हुआ, फॉल्ट अकर होने के बाद ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो ए से शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया, बी पर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, बी से सी जो होगा अब वो शिफ्ट करेगा, क्योंकि मेरे पास मैकेनिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर 0 होगा,
तो एक्सीलरेशन एरिया जो होता है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ चला गया, सी पे। अब सी जो होता है वो पॉइंट होता है जिस पे कि मेरा फॉल्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर लाइन का जो भी सर्किट ब्रेकर होगा वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा और वो सिस्टम से इस पर्टिकुलर फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा। अब मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर जो थी, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर इस बस बार से दो लाइंस कनेक्ट थी तो ऑब्वियसली जो है इलेक्ट्रिकल पावर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो इसमें वो कंसंट्रेटेड नहीं थी किसी भी एक लाइन के लिए। लेकिन अब ये वाली जो दूसरी लाइन है जिस पे फॉल्ट अकर हुआ है वो लाइन आइसोलेट होने के बाद मेरे पास कौन सी सिंगल लाइन बची है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू उस केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। सो अब क्या होगा, फॉल्ट आफ्टर इस सी पॉइंट पे हमारा क्या है, फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट हो जाएंगे और उस फॉल्टी सेक्शन को वो लोग आइसोलेट कर देंगे। तो अब मेरे पास जो लाइन है, हेल्दी लाइन है, उसी में पावर की कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर हो चुका है, ठीक है। तो ड्यू टू दी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, दी रोटर ऑफ द जनरेटर स्टार्टेड डी एक्सलेटिंग, ठीक है, क्योंकि पी एम माइनस पी इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए होता है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन पावर कब बूस्ट अप करेगा, जब मैकेनिकल पावर ज़्यादा होगी। बट अब इस सी पॉइंट पे जाकर के मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी वो बूस्ट करेगी, बिकॉज यहाँ पर हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो चुका है। तो अब क्या होगा, सी पॉइंट जो है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट डी पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिख रखा है, at time Tc corresponding clearing angle del C, the fault is clear by the opening of the line circuit breakers, ठीक है। Tc is the clearing time and del C is the clearing angle. After clearing this fault, static point या operating point shift from C to D, ठीक है। C से D पर यानी कि एकदम से वो इम्पल्सिव यानी कि आपका जो भी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एकदम बूस्ट होकर के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ गई है तो ऑब्वियसली जो कि हमारा पावर एंगल कर्व है उसमें वो पावर के रेस्पेक्ट में जो है अब क्या होगा, हमारे पास जो ग्राफ है वो शिफ्ट होगा, तो पॉइंट सी से डी पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी द क्लियरिंग एंगल डेल सी मस्ट बी सच दैट, अब देखो मेरे पास दो सेक्शंस हो चुके हैं यहाँ पर, देखो A1 इज द एक्सीलरेटिंग एरिया एंड A2 इज द डी एक्सीलरेटिंग एरिया, ठीक है। तो C से D पे शिफ्ट हो चुका है। अब D से E जो होगा, मेरा डी एक्सीलरेटिंग एरिया जो होगा वो क्या करेगा, फैलने लगेगा या सेपरेट होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास कौन सी पावर डोमिनेट कर रही है, वो है मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर। B सेक्शन पे या B पॉइंट पे कौन सी पावर डोमिनेट थी, मैकेनिकल थी, इसीलिए मेरा एक्सीलरेटिंग एरिया बढ़ रहा था। लेकिन डी पॉइंट पे जाकर के इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो डोमिनेंट पे है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई डी से ई में वो शिफ्ट करता है और वहाँ पे डी एक्सीलरेटिंग एरिया बढ़ता है। अब देखो इक्वल एरिया क्राइटेरिया अगर हम इसके ऊपर अडॉप्ट करते हैं या कंसीडर करेंगे ना, तो क्या होगा, A1 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्सीलरेटिंग एरिया इक्वल्स टू डी एक्सीलरेटिंग एरिया होता है, यही मेरा इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है। तो अब क्या करेंगे, डेल सी की वैल्यू या सी पॉइंट पे देखो फॉर स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एरिया डेल्टा डेल सी मस्ट बी एरिया A1 इक्वल्स टू एरिया A2। अब इसको देखो कैसे लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी ए मल्टीप्लायर बाय डी डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स कहाँ से कहाँ के लिए बाउंड करेंगे, एक तो मेरा एरिया है A1, तो इसके लिए एंगल कहाँ तक है, डेल नॉट से लेकर के डेल सी तक है, और डी एक्सीलरेटिंग एरिया के लिए लिमिट्स क्या हो जाएगी एंगल की, डेल्टा सी से डेल्टा 1 तक, या फिर क्योंकि अपर लिमिट पहले लिखते हैं ना इंटीग्रेशन में, तो डेल सी से डेल नॉट और डेल 1 से डेल सी, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी A1 और A2 की पावर। कौन सी होगी, अब यहाँ पर मेरे पास PM है, A1 में कौन सी पावर होगी, मैकेनिकल पावर होगी, तो PM डी डेल्टा हो जाएगा, और A2 के लिए मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो कौन सी पावर होगी, PE डी डेल्टा होगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो यहाँ पे देखो A1 इक्वल्स टू क्या है, डेल नॉट डेल सी, दिस इज द लिमिट्स, ठीक है। अपर लिमिट डेल सी है क्रिटिकल एंगल और डेल नॉट इज द इनिशियल एंगल, ओके, रोटल एंगल। PI माइनस का P0, क्योंकि मेरे पास मैकेनिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर तो है ही नहीं, इसलिए डी डेल्टा हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, PI डेल सी माइनस डेल नॉट। यहाँ पर PI जो है ना, ये मैंने यहाँ पर मैकेनिकल पावर अज्यूम किया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो A1 के लिए हो गया,
A1 इक्वल्स टू क्या होता है, A2 होता है। अब A2 का एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, PE माइनस का, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर डोमिनेट कर रहा है ना डी एक्सलेटिंग एरिया में, इसलिए PE माइनस का PI डी डेल्टा। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सिंपली समझने वाला चीज़ है ये, ठीक है। दोनों को इक्वल करा तो सॉर्ट आउट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, P मैक्स इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने PE की वैल्यू निकाल दी, PE की वैल्यू क्या होती है, P मैक्स साइन डेल्टा। ये हम लास्ट लेक्चर से यही चीज़ देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आएगा, और हाँ, PI क्या होता है, PI P मैक्स साइन डेल नॉट होता है, ठीक है। सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, कॉस की टर्म्स में आता है, कॉस डेल सी इक्वल्स टू कॉस डेल वन प्लस डेल वन माइनस डेल नॉट साइन डेल नॉट, ठीक है। दिस इज दी फाइनल एक्सप्रेशन। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पर स्विंग इक्वेशन का यूज़ करते हैं। देखो स्विंग इक्वेशन का यूज़ कैसे करते हैं कि देखो फ्रॉम दिस स्विंग इक्वेशन PM माइनस PE इक्वल टू क्या होता है, MD स्क्वायर डेल्टा अपॉन DT स्क्वायर होता है, ठीक है। सो टू फाइंड आउट द क्लियरिंग टाइम हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी वैल्यू हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उसको कंसीडर करने के बाद मेरे पास वैल्यू का जो भी मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो किस तरह से आ जाएगा, डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन DT स्क्वायर इक्वल्स टू एम की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम की वैल्यू क्या होती है, GH अपॉन पाई एफ, ठीक है। तो पाई एफ अपॉन H मल्टीप्लाइड बाय PI, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर जो मेरे पास, एक मिनट, हाँ, इस पहले तुम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को जो होगा इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन जो है इसको मैं 2 बार यानी कि 2 बार इंटीग्रेट करूँगी और कंडीशन क्या कंसीडर करके चलूँगी, टी जो है मेरा 0 है और डी डेल्टा बाय dt जो है वो मेरा 0 मुझे कंसीडर करना है। तब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो मेरे पास डेल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पाई एफ, देखो पाई एफ PI अपॉन 2H टी स्क्वायर प्लस डेल नॉट, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल के आएगी जब मैं इसका डबल इंटीग्रेशन करूँगी, ठीक है। इस पूरी इस इक्वेशन नंबर 5 का करके देख लेना, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जब मेरे पास डेल की वैल्यू आ चुकी है तो सिंपलीफाई में क्या करूँगी, यहाँ पर डेल की वैल्यू डेल सी पुट कर दूँगी और टी की वैल्यू टी सी पुट कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लियरिंग एंगल टाइम की वैल्यू आ जाएगी और क्लियरिंग एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द फाइनल वैल्यू, हमें क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अभी तक जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो किसकी हैं, क्लियरिंग एंगल की और क्लियरिंग एंगल की वैल्यू निकल के आई है और मेरे पास क्लियरिंग टाइम की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। एक और नई टर्म होती है, नई टर्म नहीं मतलब एक और टर्म होती है, वो होती है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज करो ये ग्राफ में जैसे ये जो मेरा पावर एंगल ग्राफ होता है या कर्व जो है, इसमें जो पॉइंट C है या पॉइंट C जो है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट C पे जो होता है हमारा फॉल्ट जो होता है वो क्लियर हो जाना चाहिए। बट सपोज कीजिए कि ऑपरेटिंग टाइम जो है वो C पर फॉल्ट क्लियर ना हो करके या ऑपरेटिंग एरिया जो है वो थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न जो होता है C ऑपरेटिंग पॉइंट पे हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाता या उसको कुछ डिले हो जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग जो भी फॉल्ट है उसको क्लियर करने में उसको थोड़ा डिले हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी एंगल्स होंगे एक तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे डेल C है तो वो डेल वन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो एक्सीलरेशन एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, बिकॉज किस रीज़न से हुआ है, डिले हो गया फॉल्ट के क्लियर होने में, ठीक है। तो उस केस को हम लेके चलते हैं। तो बेसिकली ड्यू टू सम डिले या ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, ठीक है, अगर किसी भी तरह का टाइम डिले होता है, कोई भी ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द सर्किट ब्रेकर में कोई डिले होता है टू क्लियर द पर्टिकुलर फॉल्ट, तो उस केस को हम बोलते हैं क्रिटिकल टाइम, ठीक है। एक फर्स्ट केस होता है जिसमें कि हाँ ऑपरेटिंग टाइम 0.2 सेकंड हुआ या 0.3 सेकंड्स हुआ, उस पर हमने फॉल्ट क्लियर कर दिया तो वो तो कहलाता है क्लियरिंग टाइम, ठीक है। दिस इज सिंपली कॉल वी कैन से क्लियरिंग टाइम और क्लियरिंग एंगल। बट अगर मान लीजिए कि कोई ना कोई डिले हो जाता है किसी ना किसी सर्किट ब्रेकर में ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस या ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मान लीजिए कि अगर उसका सर्किट ब्रेकर जो है जिस टाइम पे ऑपरेट करना चाहिए था मान लो उस टाइम पे ऑपरेट नहीं किया, ठीक है, कुछ डिले टाइम उसके अंदर आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम पावर या जो वो मैक्सिमम टाइम जिस पर कि
टू मेंटेन द स्टेबिलिटी फॉर द सिस्टम, एक सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर एंगल या उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका सिस्टम में फॉल्ट क्लियर हो ही जाना चाहिए। उस पॉइंट को मैं बोलती हूँ क्लियरिंग एंगल और क्लियरिंग टाइम, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। मतलब बियॉन्ड इस टाइम के या बियॉन्ड इस एंगल के आपका सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं होकर के अनस्टेबल मोड में काम करने लग जाता है, ठीक है। तो उसको बोलती हूँ मैं क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। सो अब देखो इसमें हमने डेल सी और मतलब क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल टाइम की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। देखो होता ये है कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डेल सी आर भी, जैसे किसी बुक में तो क्या कर रखा है कि ना डायरेक्टली यहीं पर डेल सी आर एज्यूम कर लिया उन्होंने, ठीक है। जबकि ये क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल टाइम नहीं है। क्रिटिकल क्लियरिंग तो तब कहलाएगा जब कुछ डिले आ चुका है सिस्टम में और हमारा डेल या जो एंगल है लोड एंगल वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ये तो सिर्फ वैल्यूज़ हैं डेल सी और टी सी की, ठीक है। या सिंपली ये भी हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और डायरेक्टली हम इसमें डायरेक्टली देखो वैल्यूज़ जो होगी वो हमेशा सेम ही आएंगी। जो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे डेल सी लिखा है ये हमारा क्लियरिंग एंगल को बताता है और टी सी जो है वो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम को बताता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अगर आर जो है सफिक्स में जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, और इसी तरह से अगर डेल सी में आर सफिक्स में जोड़ दिया तो वो कहलाएगा डेल सी आर, तो वो हो जाएगा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। सो वैल्यूज सेम रहती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ना उसका एक्सप्रेशन भी सेम ही आएगा, बट उसमें हमें ये केस कंसीडर करना होता है कि क्लियरिंग एंगल या क्लियरिंग टाइम में और क्रिटिकल क्लियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। सो देखो यहीं पर मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नाउ सपोज क्लियरिंग ऑफ फॉल्ट इज डिलेड, ओके। क्लियरिंग ऑफ फॉल्ट इज डिलेज, तो A1 विच इज़ योर एक्सीटिंग एरिया इट विल बी इंक्रीज एंड सो ऑन दी डेल वन, जो हमारे पास डेल वन एंगल है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। सो देखो सबसे पहले जो एंगल था ए पॉइंट पे वो था डेल नॉट था, ए से बी शिफ्ट हुआ, बी से फिर वो सी शिफ्ट हुआ, तब हमारा एंगल क्या आ रहा था, डेल सी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी वही एंगल है, लेकिन अब वो एंगल जो है वो तब्दील हो चुका है किसमें, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल में। क्यों? क्योंकि देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिले टू क्लियर दैट पर्टिकुलर फॉल्ट। और डेल वन जो फाइनल सी पॉइंट ई पॉइंट पे जो मेरा ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास एंगल था वो कितना आ रहा था, डेल वन आ रहा था, ठीक है। तो वो डेल वन अब कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डेल वन हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास जो भी एक्सलेशन एरिया है वो हमारा एक्सीड हो चुका है, ठीक है। उसके एंगल में उसके एरिया में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली डी एक्सलेटिंग एरिया के एरिया में भी उसके भी एरिया में चेंज होगा, उसका एरिया भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्लियरिंग एंगल जो है वो अब चेंज होकर के क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल हो चुका है, ठीक है। अगर इस डेल सी पॉइंट पर या इस डेल सी आर पॉइंट पर हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल वो मार्जिन वैल्यू है कि इसके बियॉन्ड द सिस्टम अनस्टेबल ही है, ठीक है। तो वो होता है क्रिटिकल क्लियरिंग। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, देखो डेल मैक्स क्या होता है, फॉर क्लियरिंग एंगल लार्जर दैन दिस वैल्यू सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। तो डेल सी और डेल मैक्स के बीच में जो फॉल्ट है या जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाना चाहिए। इस डेल मैक्स के बियॉन्ड अगर सिस्टम स्टेबल नहीं होता या जो डेल की वैल्यू है या जो लोड एंगल की वैल्यू है इस मैक्सिमम लोड एंगल से एक्सीड करती है, तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से, द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू ऑफ क्लियरिंग एंगल एंड टाइम इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल एंड क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो दिस इज द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू, ठीक है। इसके बियॉन्ड जो होता है सिस्टम में कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि वो सिस्टम स्टेबिलिटी में ही वर्क करेगा, उसके बियॉन्ड सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो ठीक है, क्लियरिंग एंगल एंड टाइम, ठीक है, ऑफ सिस्टम नोन एज द क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंड क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो देखो डेल मैक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं ना, अगर हमें निकालना हो तो क्या है, देखो पूरा साइनोसोडल वन कितना कर्व बना रहा है, 0 to 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 0 to पाई है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से डेल मैक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगी, पाई में से माइनस कर दूँगी डेल नॉट को, तो जो बचा कुचा एरिया होगा वो किसकी वैल्यू बताएगा, डेल मैक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, डेल एम इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस डेल्टा है, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 4 थी ना, कोस की टर्म वाली जो इक्वेशन आ रही थी ऊपर वाली, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब डेल सी की जगह डेल सी आर लिख देना है, ठीक है। बाकी सारा डेरिवेशन सेम ही होगा और जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो भी सेम ही आएंगी, ठीक है। डेल सी
ठीक है। डेल सी आर की वैल्यू भी सेम ही आएगी, बट वहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने लास्ट इक्वेशन नंबर 7th और 8th में जहाँ पे टी सी क्लियरिंग और क्लियरिंग एंगल लिखा है ना, उसकी जगह हमें सफिक्स में सी आर कर देना है, तो वही सेम वैल्यूज निकल के आएगी। बट कंडीशंस क्या रहती है कि फॉल्ट अगर क्लियरिंग में डिले हो जाता है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो एक्सीलेशन डी एक्सीलेशन एरिया जो होता है वो बढ़ जाएगा, उनके एरिया में इंक्रीमेंट आ जाएगा, प्लस जो मेरे पास एंगल है क्लियरिंग से वो क्रिटिकल क्लियरिंग में चेंज हो जाएगा, और प्लस जो मैक्सिमम अलाउेबल टाइम, मैक्सिमम अलाउेबल जो डेलमैक्स है, जो क्लियरिंग टाइम है या जो क्लियरिंग फॉल्ट की क्लियर करने का टाइम है या एंगल है, वो डेल मैक्स और डेल सी आर के बीच में ही होना चाहिए, बियॉन्ड उसके सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबिलिटी में वर्क होता है। तो इस तरह से क्रिटिकल क्लियरिंग और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम और एंगल दोनों की वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम यही कैलकुलेशन जो है सी इक्वेशन को यूज़ करके करते, तो क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने में उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती। ठीक है, और हमारे सिलेबस में क्या है, सिंगल मशीन सिस्टम है, यही कैलकुलेशन हम मल्टी मशीन सिस्टम्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज वो अंडर ग्रेजुएटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट जो एप्लीकेशन है, देखो हमने कोलेरा क्राइटेरिया में 2 केस स्टडी करने होते हैं। फर्स्ट केस होता है जब हम सडन इंक्रीमेंट करेंगे या सडन चेंज करते हैं इन दी मैकेनिकल इनपुट पावर, एंड सेकंड केस होता है व्हेन वी कन्फ्यूगर दी डबल सर्किट लाइन। ठीक है, अभी तक हमने सिंगल सर्किट लाइन में डील किया था, यानी कि सिंगल जनरेटर है, सिंगल मशीन है, वो एक इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड होती है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास अगर सिस्टम हो, हमें डबल सर्किट लाइन दे दी जाए, उसके अंदर अगर हमें फॉल्ट मान लीजिए किसी भी एक उन दोनों लाइन में से, क्योंकि डबल सर्किट है तो बेसिकली हम दो लाइन के बारे में ही डील कर रहे होंगे। अगर किसी भी एक लाइन में क्या होता है, फॉल्ट अगर हो जाता है, तो उस केस में आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया को वहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया इंप्लीमेंटेशन की 2 केस स्टडी थे। फर्स्ट केस में था हमने सडन चेंज इन इनपुट पावर किया था, वो भी मैकेनिकल में, और सेकंड जो था वो हमने क्या करना है, जो हमें स्टडी अब करना है वो है डबल सर्किट लाइन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो भी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद जो अब टॉपिक रिमेनिंग रहेगा वो तो होंगे इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसमें कि सिंपली बाय यूजिंग द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बाय यूजिंग द पावर सिंक इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर TCR एंड LCR वैल्यू, we have to find out the different fault values और inertia constant, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो उस तरह से होता है। नेक्स्ट इसमें जो होता है मैथमेटिकल अप्रोच है, जिसमें हम यूलर सीरीज जो होती है उसका हम मैथमेटिकली अप्रोच यूज़ करेंगे, जैसे हमने लोड फ्लो एनालिसिस में किया था ना, न्यूटन रैप्सन और गॉस सीडल टेक्निक्स का यूज़ करके हमने इटरेटिव टेक्निक्स यूज़ किया था कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया और ये दोनों एरियाज, इक्वल एरिया क्राइटेरिया टेक्निक, सिंक्वेशन टेक्निक्स तो चलो है ही सही, उसके बाद हम इनको इसी मेथड्स को हम लोग मैथमेटिकली भी अप्रोच करके देखेंगे बाय यूजिंग द यूलर सीरीज, वो भी आप लोगों के सिलेबस में है। तो लास्ट टॉपिक जो रहेगा ना वो इस सब्जेक्ट इस टॉपिक का वो यही रहेगा, जिसमें हमें मैथमेटिकल अप्रोच बाय यूजिंग द यूलर सीरीज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो देखो ये लास्ट जो इसमें केस है, सेकंड केस या सेकंड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं इसको, इक्वल एरिया क्राइटेरिया एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है किसी बुक में, किसी बुक में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, मेरी तरफ से तो इम्प्लीमेंटेशन ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, हमने एक यहाँ पर एक सिंगल सिंक्रोनस मशीन ले रखा है जिसको हमने कनेक्टेड किया है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, एंड वी हैव द बस बार, एंड ओवर दिस बस बार वी हैव अ डबल सर्किट लाइन्स। ओके, so in first and second lines the fault okay once first second and third, so मान लीजिए हमारी जो बस नंबर 3 है उसके अंदर कोई फॉल्ट अगर होता है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन नाउ, हमें क्या करना होगा कि हमें जो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर लाइन में जो भी सर्किट ब्रेकर है, सबसे पहले तो सिस्टम का काम क्या होगा, कोई भी रिले जो होगा वो इस फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा इन अ मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, मतलब कि माइक्रो या इतने कम सेकंड्स में वो फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। देन वो क्या करेगा, कमांड करेगा सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल जो है वो एनर्जाइड होगी, एंड देन जो होगा वहाँ पे सिस्टम जो होगा वो आइसोलेट होता है, या जो उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते हैं। सो इस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, और बाकी डिटेल में जो हम 6 गियर प्रोटेक्शन सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है,
तो बेसिकली जो बस नंबर 3 है, जब भी अगर इसमें कोई भी ट्रांजिएंट फॉल्ट या 3 फेज या लार्ज डिस्टर्बेंस अगर होता है तो हमारे सिस्टम की क्या डिमांड होती है कि इस फॉल्ट को जल्दी से डिटेक्ट करें और इस लाइन को हमारे हेल्दी सेक्शन या हेल्दी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम से वो आइसोलेट करें। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि इस डबल सर्किट लाइन के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया अप्रोच फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, TCR और LCR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमें एक टाइम पता चल गया है कि हाँ इस, जैसे मान लीजिए सपोज करो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड वैल्यू आई TCR की तो बेसिकली क्या होगा, इस TCR ये क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम टाइम हमें क्या मिल सकता है कि कोई भी अगर सिस्टम जो है वो फॉल्ट अकर हुआ है तो सिस्टम को अपनी स्टेबिलिटी रीगेन करने के लिए मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट बताता है क्रिटिकल क्लियरिंग और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम और एंगल। ठीक है। बेसिकली काम क्या करते हैं ये दोनों काम ये कर रहे हैं कि एक सिस्टम को आफ्टर गोइंग थ्रू अ लार्ज टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस उसको अपना वापस से जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है उसमें आने में कितना टाइम लगेगा, ये TCR और LCR वो वैल्यूज़ हमें बताने की कोशिश करते हैं। यही सब चीज़ें हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, देखो ये डबल सर्किट लाइन है, हमने माना कि 10 नंबर 3 पे हमारा कोई भी फॉल्ट अकर हुआ है। सो यहाँ पे ये डायग्राम को समझना ज़रूरी है जिसमें कि मैंने यहाँ पर इक्वल एरिया क्राइटेरिया फॉर अ 3 फेज फॉल्ट एट दी अवे फ्रॉम दी सेंडिंग एंड। देखो इसमें से एक ये जो A1 वाली बस है ये तो सेंडिंग एंड की होगी, दूसरी रिसीविंग एंड की होगी, बिकॉज ये सब तो हम नॉर्मल चीज़ें जानते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो 3 कर्व्स बने हुए हैं। एक कर्व जो होगा वो होगा आपका प्री फॉल्ट का, यानी फॉल्ट से पहले वाला कर्व, पावर एंगल कर्व बात करें। एक होगा ड्यूरेशन ऑफ फॉल्ट के बीच में, यानी कि फॉल्ट जब उस सिस्टम में फॉल्ट मतलब वर्किंग में है या ऑपरेटिंग में है या ड्यूरेशन में है तो उस पर्टिकुलर उस टाइम में क्या पावर एंगल कर्व की सिचुएशन होगी। और नेक्स्ट थर्ड जो कर्व इसमें ड्रॉ हो रखा है ना वो है हमारे पास आफ्टर द फॉल्ट क्लियरेंस। ठीक है। फॉल्ट क्लियर होने के बाद आपको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो रेड कलर का जो है ना पावर एंगल कर्व वो है ए कर्व, मैंने इसको नाम दिया है, वो है बिफोर फॉल्ट कंडीशन के लिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ब्लू कलर में है वो हमारे पास है सी, इसको मैंने नाम दिया है सी, अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है, वो है आफ्टर फॉल्ट का। और लास्ट जो सबसे नीचे वाला जो बहुत ही ज़्यादा एकदम ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसकी है ना वो है बी नंबर का कर्व जो कि है ड्यूरिंग फॉल्ट का। सो इस तरह से हमने 3 कर्व ड्रॉ किए हैं। हमेशा देखना पहला वाला तो बिफोर का है, लास्ट वाला जो है ना सबसे नीचे वाला वो है ड्यूरेशन का, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं सेकंड कर्व को ड्यूरेशन वाला मानते हैं लेकिन वो है नहीं। ठीक है। तो लास्ट वाला ड्यूरेशन का है, बीच वाला आपका आफ्टर द क्लियरेंस है। ठीक है। अब ये किस तरह से जंप करेंगे, ये इनके ऑपरेटिंग पॉइंट्स है ना, वो ही चीज़ इसमें समझने वाली, क्योंकि इतना तो मेरे ख्याल से आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट्स ही इसमें शिफ्ट होते हैं। इन जितने भी पावर एंगल कर्व्स के हमने केस स्टडी किए ना उन सब में एक ही मोटो रहा है कि उनकी शिफ्टिंग ऑफ दी ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं। एंड वो शिफ्टिंग कैसे होती है, अगर कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिकल पावर तो डिस्टर्ब हो गया, अब कौन सी पावर बची, मैकेनिकल पावर होगी। तो मैकेनिकल पावर ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा तो हमारे पास जो भी है एक्सीलरेटिंग एरिया बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रिकल पावर डोमिनेट कर रहा है आफ्टर द फॉल्ट क्लियरेंस तो कौन सा पावर डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर, तो एक्सीलरेशन पावर ऑब्वियसली वहाँ पर डिक्रीज होगा। सो इस तरह से पावर एंगल की जो भी ऑपरेटिंग एरियाज होते हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से होता है। तो इसमें भी सेम वही केस है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास हमने वही यहाँ पे A B C D ये 4-5 ऑपरेटिंग पॉइंट लेके चलने हैं और वही सारे उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेल्टा चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है। सो है ना। अच्छा, तो इसमें भी हमें यही देखना है कि देखो ये तो वो डायग्राम है जिसमें कि हमारे पास नॉर्मल जब सिस्टम जो है वो वर्क करता है या उसमें कोई फॉल्ट अगर होता है तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया कैसे लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम में कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखो ए पॉइंट मैंने बता रखा है, ये मेरा रेड वाले कर्व पे होगा। ऑब्वियसली रेड कर्व क्या बताता है, प्री फॉल्ट कंडीशन को बताता है। तो जब प्री फॉल्ट कंडीशन में ये जो ए कर्व होगा या जो ए ऑपरेटिंग पॉइंट है ये हमें क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपके स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट के स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट को शो करता है। ठीक है। अब देखो
ड्यूरेशन ऑफ फॉल्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला है, ग्रीन कलर का जो भी कर्व बना रखा है वो ड्यूरेशन वाला है। तो ए से बी पर जब है आपका शिफ्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, आफ्टर सेंसिंग, आफ्टर रिले जब सेंस करेगा इस पर्टिकुलर फॉल्ट को, तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो ए से बी शिफ्ट हो जाएगा। और बी जो है बिकॉज ये ग्रीन कर्व जो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ फॉल्ट को शो करता है, तो ए से बी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर क्या होगा, अब P इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैकेनिकल पावर बूस्ट अप करेगा, ठीक है। तो B से जो कर्व है वो C शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सीलरेशन एरिया इसको बढ़ाना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फॉल्ट अकर हुआ है। अब आफ्टर द फॉल्ट क्लियरेंस जो मेरा कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D से E शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई D तो वो पॉइंट होगा, डेल 1 वो पॉइंट होगा जहाँ पे कि हम मान के चलते हैं कि फॉल्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो D से E शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी पावर डोमिनेट करेगी, इलेक्ट्रिकल पावर, बिकॉज देखो जहाँ पर हमारे पास दो लाइनें थी, दो डबल सर्किट्स लाइन थी, तो उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो पावर उन दोनों लाइंस में डिवाइड हो रही थी ना, अब वो किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर लाइन को मिलेगी, क्योंकि बाकी जो दूसरी लाइन है वो तो अंडर मेंटेनेंस चली गई है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इलेक्ट्रिकल पावर आफ्टर बीइंग फॉल्ट, आफ्टर द फॉल्ट क्लियरेंस जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो डोमिनेट करेगी। सो वी कैन से दैट द एक्सीलरेटिंग एरिया विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन पॉइंट शिफ्ट टू D टू E, ठीक है। सो अब जो पॉइंट है वो किस लाइन पे शिफ्ट हो गया, ब्लू लाइन पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ब्लू लाइन क्या है, आफ्टर फॉल्ट क्लियरेंस वाला कर्व को शो करता है, ठीक है। तो ये देखो D से E है ना, अब देखो D से E शिफ्ट होगा ना, तो E से ये मान के चलो ये जो हमारे पास हाँ P, ये तो PI वाला ही है ना, तो यहाँ पर ये जो E से F है ना, ये हमारा डी एक्सीलरेटिंग एरिया का कर्व होता है, ठीक है। हाँ और एक चीज़, हाँ इस चीज़ को और समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एक चीज़ को बताया था कि सिस्टम जो होता है वो आफ्टर सम काइंड ऑफ ऑक्सीलेशन वो एक नया ऑपरेटिंग पॉइंट ढूंढता है। जैसे पुराना वाला जो सिस्टम देखा था उसमें भी ये चीज़ को हम दोबारा से कंसीडर करते हैं कि ठीक है, ये जो सिस्टम था इसमें इस A और D के बीच में ही कोई ना कोई नया पॉइंट होगा जिसमें कि हमारा सिस्टम चल, क्योंकि अभी तो क्या होगा, जब सिस्टम एक्सीलरेट करेगा फिर डी एक्सीलरेट करेगा, तो आफ्टर सम काइंड ऑफ दिस स्विंग या आफ्टर बीइंग सेवरल टाइम्स की स्विंग्स के बाद जो है वो अपना सिस्टम जो होता है वो स्टेबल किस पॉइंट पे होगा, न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने B बताया था वहाँ पर, जो कि नया A और B और C तीन पॉइंट से इसमें B जो था वो ऑपरेटिंग पॉइंट था, जिसपे कि फाइनली मेरा सिस्टम जो है वो ऑक्सीडेट होना बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम इसी इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया में भी वही सारे क्या होते हैं, स्विंग्स यहाँ पर भी अकर होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो इसमें भी वही केस है ना, ये तो तीन कर्व्स हो गए जिसमें मैंने आपको बता दिया कैसे शिफ्टिंग होती है। लेकिन ये जैसे फॉल्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद सिस्टम, ये तो फॉल्ट क्लियर होने के बाद बताया कि हाँ सिस्टम जो है मेरा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। डेल CR हमने बता दिया कि सिस्टम के बाद यहाँ पे सिस्टम में स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए ये टाइम होना चाहिए कि कितने क्लियर टाइम और क्लियरिंग टाइम ये हमें शो करता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, सिस्टम या जो मेरा रोटर है ना सिस्टम का, वो मशीन का जो भी रोटर है वो क्या करेगा, स्विंग्स करेगा, यानी कि ऑक्सीलेट करेगा, कभी डी एक्सीलेटिंग एरिया में कभी एक्सीलेटिंग एरिया में, ठीक है। जो हमने प्रीवियस हमारे नोट्स उसमें मैंने बताया हुआ है, इस चीज़ को बहुत अच्छे समझाया था। तो देखो नेक्स्ट हम वही केस स्टडी करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी ड्यू टू दी सम काइंड ऑफ डिले हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाता, जिसे फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए था इस डेल 1 एंगल पर, ठीक है, रोटर एंगल डेल 1 पे, लेकिन अब वो डेल 1 एंगल जो है मान लीजिए एक्सीड करके आपका डेल CR तक चला गया, विच इज़ योर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर देखो यहाँ पे केस थोड़ा रिवर्स में है, यहाँ पर मेरे पास एक्सीलेशन एरिया बढ़ेगा लेकिन डी एक्सीलेशन एरिया क्या है वो वहाँ पर कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 या उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से है यहाँ पर भी सेम वही केस मैंने लिया है, यहाँ पर A इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा लिया है, B यहाँ पे मैंने K1A इक्वल्स टू K1 P मैक्स साइन डेल्टा लिया है, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ डेरिवेशन मैंने यहाँ पे किया है, तो मेरे पास फाइनली जो कॉस डेल्टा CR की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास यहाँ पे डेल CR की वैल्यू निकाल के आ जाती है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो यही पूछे जाते हैं कि आपको इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया की केस स्टडी का पूछता है, एप्लीकेशंस पूछेगा, या इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया को कैसे निकाल सकते हैं, क्या ब्रीफ में इसको अगर बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम सी इक्वेशन का जो मॉडिफिकेशन वाला डेरिवेशन था वो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं,
ठीक है। सो इस तरह से यहाँ तक हमारा जो पोर्शन है सिलेबस का वो कवर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो मैथमेटिकल अप्रोचेस रहेंगे और सेकेंडली कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।